जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, चाइना ने आज अपनी एक विक्ट्री डे परेड निकाली जिसकी अगुवाई शी जिनपिंग ने की, जो कि अक्सर करते ही हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात ये रही है कि चाइना ने जिन हथियारों को शोकेस किया है वो वाकई में काफी घातक हथियार बताए जा रहे हैं, जिसमें कि डोंगफिंग 61 ICBM दिखाई गई जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर बताई जा रही है। TF5 परमाणु मिसाइल दिखाई गई जो कि पूरी दुनिया को निशाना बना सकती है। इसके अलावा HU-9C एयर डिफेंस सिस्टम दिखाया गया, साथ ही साथ नई एंटी सबमरीन मिसाइलें और LY लेजर एयर डिफेंस सिस्टम दिखाया गया जो कि चाइना की नौसेना के लिए बनाया गया। और चाइना ये दावा कर रहा है कि ये सभी किसी भी सबसोनिक एंटीशिप मिसाइलों को आसानी से खत्म कर सकते हैं। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि चाइना के हथियार ज्यादातर दूसरे देश की तकनीक की नकल करके बनाए गए हैं। उनका मतलब है कि ये डुप्लीकेट हथियार है, इसीलिए इनकी असली ताकत में अभी संदेह बना हुआ है। यहाँ पर जो सबसे खास बात रही दोस्तों चाइना के LY लेजर वेपन को लेकर, जो कि एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है दोस्तों। इसे 8x8 हाई मोबिलिटी व्हीकल पर लगाया गया है ताकि सड़क से आसानी से इसे कहीं भी ले जाया जा सके। इसकी ताकत 100 से 300 किलोवाट तक मानी जा रही है और ये शॉर्ट रेंज में ड्रोन, मिसाइल और दुश्मन के विमान को गिराने में सक्षम है। इवन दोस्तों कहा तो ये भी जा रहा है कि ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के ऑप्टिकल सेंसर्स को भी बिगाड़ सकता है, उन्हें खत्म कर सकता है। और दुनिया में ऐसे सिस्टम पर अमेरिका, जिसका हेलियोस और इजराइल का आयरन बीम है, वो भी काम कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों भारत भी पीछे नहीं है। DRDO भी 300 किलोवाट का अपना लेजर हथियार तैयार कर रहा है जो कि इसी तरीके का रोल प्ले कर सकता है। दोस्तों चाइना ने 2025 की विक्ट्री डे परेड में दुनिया को साफ मैसेज दे दिया है कि चाइना की सेना अब पूरी तरीके से फ्यूचर वॉरफेयर के लिए तैयार हो चुकी है। 2015 में चाइना ने विक्ट्री डे परेड पर कन्वेंशनल हथियार दिखाए थे, लेकिन दोस्तों 2025 में बिल्कुल कहानी बदल चुकी है। सब कुछ अनमैन्ड सिस्टम, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और इंटीग्रेटेड जॉइंट ऑपरेशंस के इर्द गिर्द ये सब चीज दिखाई दे रही है। चाइना ने दिखाया कि पूरा न्यूक्लियर ट्राइड, चाहे वो लैंड, एयर, सी है, वो न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता रखता है। उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, विंगमैन ड्रोन्स हैं, सी ड्रोन है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स है। यानी कि ये बात साफ हो जाती है कि PLA अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि मल्टी डोमेन वॉरफेयर में हर जगह फाइट करने के लिए तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। पहला सबक तो ये है कि चाइना ने ड्रोन, AI और साइबर फोर्सेस को असली हथियार बना लिया है। अब भारत को भी दोस्तों DRDO और स्टार्टअप्स को तेजी से आगे बढ़ाना होगा, खास करके AI, रोबोटिक्स, हाइपरसोनिक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में। दूसरा सबक दोस्तों हमारे लिए ये है कि चाइना की आर्मी अब 4 सर्विसेज प्लस 4 आर्म्स मॉडल पर है, मतलब लीन और इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर उनका हो चुका है। भारत को भी जॉइंटनेस यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और स्पेस ऑब्लिक साइबर के साथ काम करने की जरूरत है। तीसरा सबक हमारे लिए यह है कि परेड में दिखाए गए सारे हथियार मेड इन चाइना थे। यहाँ पर भारत को भी आत्मनिर्भर भारत को वॉर फुटिंग पर लाना होगा ताकि हम विदेशी हथियारों पर निर्भर ना रहे और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत कर सकें। चौथा सबक दोस्तों ये है हमारे लिए कि चाइना ने एरोस्पेस और साइबर स्पेस पर फोकस किया है। भारत को भी साइबर कमांड और डिफेंस स्पेस एजेंसी को मजबूत करना होगा ताकि हाइब्रिड थ्रेट्स को रोका जा सके। ये परेड सिर्फ पावर शो नहीं थी दोस्तों चाइना की, बल्कि ये भारत के लिए वेकअप कॉल है। अगर हम टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले सालों में हमें यही हथियार पाकिस्तान के पास दिख सकते हैं। इसीलिए भारत के लिए असली चैलेंज यही है कि टेक इनोवेशन प्लस ज्वाइंट फोर्सेस स्ट्रक्चर का बैलेंस बनाया जाए ताकि हम क्षेत्र में अपनी स्ट्रैटेजिक बढ़त को बना पाए। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों भारत ने रशिया से कहा है कि अगर भारत की Su-57E फाइटर जेट खरीदने की संभावना बनती है तो उसमें रशिया का बायली का आईएसआर रडार हटाकर भारत का अपना खुद का विरूपाक्ष आईएसआर रडार लगाया जाए। यहाँ पर दोस्तों असली दिक्कत क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। अगर हम उत्तम आईएसआर रडार की बात करते हैं तो ये केवल तेजस मार्क 1A और AMC के लिए बनाया गया है। ये काफी छोटा है और ये Su-57 के बड़े नोज कोन यानी कि रेडॉम के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरी तरफ विरूपाक्ष आईएसआर रडार की बात करें जो कि Su-30MKI के लिए ये काफी बड़ा है और ये Su-57 की नोज कोन में फिट नहीं होगा। यानी कि फिलहाल भारत के पास कोई ऐसा स्वदेशी रडार नहीं है जो Su-57 के एयरफ्रेम और डिजाइन में बिल्कुल फिट बैठता हो। नतीजा तो दोस्तों ये निकलता है कि Su-57E को भारत के लिए सीधे सीधे स्टॉप गैप फाइटर की तरह लेना आसान नहीं है। अगर भारत चाहे तो दोस्तों दो रास्ते हैं यहाँ पर। पहला तो रशिया का मौजूदा ये जो आईएसआर रडार है उसको अपनाना होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा आत्मनिर्भर भारत वाला जो लक्ष्य है वो कमजोर पड़ता है। दूसरा रास्ता है कि भारत को एक नया कस्टम आईएसआर रडार डिजाइन करना होगा जो Su-57 की नाक में फिट हो सके। S-400 को लेकर भी दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल 2 S-400 आने बाकी हैं जिनकी डिलीवरी 2026 से 27 के बीच होगी, लेकिन अब रशिया ने कहा है कि वो भारत से नए S-400 की डिलीवरी को लेकर बातचीत कर रहा है। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में SCO समिट में मुलाकात भी की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत और रशिया कठिन समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर रशिया के साथ नए S-400 की डील पर बातचीत हो सकती है क्योंकि भारत अभी भी रशिया की तकनीक पर ज्यादा भरोसा करता है।
लेकिन दोस्तों अमेरिका का प्रेशर और इकोनॉमिक पेनल्टी से भारत को परेशानी हो सकती है। आने वाले समय में भारत को एक डुअल स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। भारत रशिया से जरूरी हथियार लेना जारी रखेगा, साथ ही स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि प्रोजेक्ट कुशा के तहत तैयार किया जा रहा है उस पर भी फोकस बनाए रखेगा। दोस्तों भारत और रशिया ने हाल ही में एक नया जॉइंट प्रोटोकॉल साइन किया है जिसके तहत दोनों देश मिलकर एडवांस एरो इंजन बनाएंगे। ये इंजन खासतौर पर ट्विन इंजन अनक्रूड कॉम्बैट फाइटर जेट्स यानी कि UCFA जो कि भविष्य के बिना पायलट वाले फाइटर जेट्स होंगे उनके लिए होंगे। और दोस्तों रशियन कंपनी NPO सैटर्न ने भारत के लिए AL-55I इंजन बनाया था जिसे कि HAL SJT-36 ट्रेनर पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो नया AL-55E वेरिएंट है वो काफी हल्का है, ईंधन भी बचाता है और फेडेक कंट्रोल सिस्टम से भी सुरक्षित है। और अब भारत और रशिया इस AL-55I के अनुभव पर आगे बढ़ेंगे और ट्विन इंजन वेरिएंट बनाएंगे। बाकायदा रशिया भारत को इंजन के कोर डिजाइन, फेडेक सिस्टम और हाई टेम्परेचर मटेरियल्स की टेक्नोलॉजी देगा और ये इंजन भारत में बनेगा। ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो दोस्तों हर UCAF में 2 इंजन लगे होंगे ताकि वो 30 से 35 किलोन्यूटन थ्रस्ट उन्हें मिल सके और ये 10 से 15 टन वाले स्टेल्थ UCAF को उड़ाने के लिए काफी होगा। टाइमलाइन की बात की जाए तो बताया जा रहा है 2027 में प्रोटोटाइप इंजन तैयार होगा, 2029 में UCFA में इंटीग्रेशन होगा और 2030 में इसका सीरियल प्रोडक्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों ट्विन इंजन UCFA बहुत जरूरी हो जाता है भारत के लिए क्योंकि सिंगल इंजन UAV में अगर इंजन फेल हो गया तो मिशन फेल हो जाएगा। ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन से रिडेंडेंसी मिलती है, यानी कि एक इंजन खराब भी हो जाए तो दूसरा विमान को वापस ला सकता है। इवन ये डीप स्ट्राइक कर सकते हैं, समुद्री ऑपरेशंस कर सकते हैं और स्टेल्थ मिशंस के लिए काफी जरूरी है। इवन दोस्तों ये प्रोटोकॉल भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इससे भविष्य के UCAF जैसे कि हमारा घातक प्रोजेक्ट है, इवन जो हमारा प्रोजेक्ट कुशा है उसको स्वदेशी इंजन मिलेगा। भारत की इंजन बनाने की क्षमता मजबूत होगी। रशिया का एक्सपीरियंस और भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत मिलकर 2030 तक एक पूरी तरीके से स्वदेशी UCAF इंजन बना सकती है। वहीं दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने अब अपना फोकस इंडियन एयरफोर्स की लड़ाकू क्षमताओं पर केंद्रित कर दिया है जिसकी वजह से भारतीय नौसेना के लिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अभी होल्ड पे रख दिया गया क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास फाइटर जेट्स की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय तेजी से MRFA टेंडर को आगे बढ़ाने का फैसला ले चुकी है जिसमें कि 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे जिनकी कीमत $20 अरब होगी। और इसके दावेदार आप सबको मालूम है कि डासो राफेल है, बोइंग है, लॉकहीड मार्टिन है, साब ग्रिपेन है, यूरोफाइटर टाइफून है और इवन रशिया का MiG-35 और Su-35 भी है। इवन रक्षा मंत्रालय ने MRFA फ्रेमवर्क में 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को जोड़ने का विचार भी शुरू कर दिया है जिसमें कि रूस का Su-57E आगे चल रहा है। भारतीय नौसेना को लंबे समय से तीसरे एयरक्राफ्ट की जरूरत थी और इस तीसरे एयरक्राफ्ट की जो लागत थी करीबन 40,000 करोड़ रुपए से अधिक थी और 7 से 8 सालों में इसे बनाया जाना था। नौसेना का मानना है कि चाइना लगातार अपने नौसैनिक बेड़े को मजबूत कर रहा है। उनके पास पहले से ही 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल है, तीसरा भी उनका तैयार हो चुका है। भारत को इंडियन ओशन रीजन में लगातार मौजूदगी और पावर प्रोजेक्शन के लिए कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए ताकि एक हमेशा ऑपरेशन में रहे, बाकी रिपेयर या फिर रिफिटिंग में हो। भले ही दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने यह बात तो क्लियर कर दी है कि वो इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता इंडियन एयरफोर्स को दे रही है, खास करके चाइना के J-20, J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स के खिलाफ भारत को मजबूत बनाने का काम कर रही है। रक्षा मंत्रालय का स्टेप इंडियन एयरफोर्स को जरूर मदद करेगा, लेकिन भारतीय नौसेना की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है उसके लिए नुकसान है। भविष्य में भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर वर्सेस पनडुब्बी फोकस के बीच अब संतुलन बनाना होगा। तो फिलहाल ये थे अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।